हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले मनोविज्ञान के अंदर अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है आपका वंशक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे हम आज। वंशक्रम क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको लेकर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वंशक्रम क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो आए थे आपके वो थे पीटरसन की बात करते हैं। पीटरसन क्या कहते हैं कि माता पिता के माध्यम से दादा परदादा इत्यादि पूर्वजों के गुणों का संतान में संक्रमित होना क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है। जेम्स ट्रेवर क्या बोलते हैं, माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में आना क्या कहलाता है, आपका वंशक्रम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार है, वंशक्रम से मेरा मतलब क्या है कि उन समस्त गुणों के समावेश से हैं जो मानव में उनकी उत्पत्ति के समय उपलब्ध होते हैं। और ये तीन डेफिनेशन थोड़ी सी इन्होंने बनाई थी, किन्हें, पीटरसन ने, जेम्स ट्रेवर ने और आपका जो आपके वुडवर्थ रहे, इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि आपका वंशक्रम क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो इसकी विशेषता क्या होती है वंशक्रम की, यानी कि हेरिडिटी की क्या क्या विशेषता रह सकती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, संरचनात्मक विशेषता होती है कि व्यक्ति के शरीर की संरचना, जैसे शरीर का लंबा होना या बौना होना, अंगों की माप व आकृति, बालों का रंग होना, आकृति, बालों का रंग व आकृति, और व्यक्ति का रंग रूप, अंगों का माप आदि सारी चीज़ें ये आ सकती हैं। दूसरा, क्रियात्मक विशेषताएं, जैसे व्यक्ति की शरीर की क्रिया प्रणाली, जैसे कमजोर स्वास्थ्य होना, यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, दीर्घायु होना, बौद्धिक क्षमता है ना, प्रजनन क्षमता, ये सारी भी चीज़ें हम कहाँ से मिल सकती है, हेरिडिटी से यहाँ पर मिल सकती है। अगला देखिए, मानसिक विशेषताएं क्या हो सकती है, वे विशेषताएं तथा मानसिक योग्यताएं जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के चारित्रिक गुणों का निर्धारण होता है, जैसे कि बौद्धिक, उसकी बुद्धि कितनी होगी, उसमें गणितीय प्रवृत्ति कितनी होगी, कला कितनी होगी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति कितनी होगी, और नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पर असाधारण विशेषताएं भी रह सकती है, जैसे व्यक्ति में पाए जाने वाले असाधारण लक्षण और बीमारियां, जैसे व्यक्ति के जन्म से ही उसके माता पिता से उसको मिलती है, जैसे वर्णअंधता, यानी कि जिसको थोड़ा सा रंगों में प्रॉब्लम होती है, गंजापन आना, और बहुत सारी उंगलियां होना, मिर्गी वगैरह आना, गर्भ कैंसर होना, ये सारी चीज़ें। और बोलते हैं कि जो आइज़ की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे किसी का आइज़ का कैसा होना, भाई जो तिरछा तिरछा देखते हैं ना, वो चीज़ें भी हमें हेरिडिटी से मिल सकती है। आगे जैसे आइज़ का कमज़ोर होना, वो भी हमें हेरिडिटी से मिल सकता है ना। और आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ सिद्धांत यहाँ पर बनाए थे वंशक्रम को लेकर क्या क्या रहे हैं। जैसे उत्पादन सूत्रों की निरंतरता का सिद्धांत आता है, ये फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार संतानों में लगभग इन्होंने बोला था कि 50% लक्षण माता के पक्ष से आते हैं, 50% आपके पिता से आते हैं। दूसरा, दादा परदादा के गुण कितने आते हैं, लगभग 1/2 के अनुपात में कम हो जाते हैं थोड़े से। आगे बोलते हैं कि वंशक्रम के गुणों का निर्धारण करने के लिए गाल्टन ने एक श्रेणी प्रस्तुत की थी, जिन्होंने बोला था कि भी जो हमारा पुरानी पीढ़ियाँ होती हैं उनसे कैसे कैसे गुणों में मिलते हैं। देखो, 1/2 मिलता है, फिर 1/4, यानी कि माता पिता से 50% मिलता है, फिर उनसे पीछे वाली पीढ़ी से हमें 1/4 मिलता है, फिर उनसे पीछे वाली से 1/8 मिलता है, फिर 1/16 मिलता है, 1/32 मिलता है। इस तरह से अगली पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर किसको लेकर बनाया था, हेरिडिटी को लेकर यहाँ पर बनाया गया था। अगला देखिए, विकास की बात करते हैं हम लोग की, डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे। विकास में देखो क्या होता है, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत इसमें बनाया गया। विकास को लेकर यहाँ पर सिद्धांत बनाए गए थे, यानी जो हम अर्जित करते हैं उसका किस प्रकार से स्थानांतरण होता है, कि कोई भी पीढ़ी वातावरण के माध्यम से गुण अर्जित करती है, वे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए लेमार्क ने एक जिराफ की गर्दन का प्रयोग किया था। लेमार्क ने एक जिराफ की गर्दन के ऊपर प्रयोग किया था। हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग किया था, और मैकडुगल ने चूहों पर प्रयोग किया था। यहाँ पर किसको लेकर, विकास को लेकर, कि विकास का भी क्या आगे जाके ये चीज़ होती है। अगला सिद्धांत दिया था इसमें, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि माता पिता से भिन्न प्रकृति के लक्षणों का संतानों में, यानी कि जरूरी नहीं है कि वही चीज़ आएगी, भाई माता पिता से अलग भी आ सकती है ना। किसी के माता पिता थोड़े से मेंटल लेवल से भी ठीक नहीं होते, लेकिन उनकी संतान बहुत अच्छी आ जाती है। प्रत्येक संतान के गुणों का निर्धारण करने के लिए 2 प्रकार के गुणसूत्र अपनी भूमिका निभाते हैं, तथा संतानों में माता पिता के विपरीत गुण भी आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि माता पिता अगर शांत स्वभाव के तो उसके बच्चे भी शांत स्वभाव के ही पैदा होंगे, तो यहाँ पर ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता। तीसरा यहाँ पर सिद्धांत बनाए थे, मौलिक गुणों की और जो प्रभाव का सिद्धांत होता है वो क्या आएगा यहाँ पर, विकास को लेकर यहाँ पर बनाया गया था। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, यह नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था, इसे हम मेंडलवाद का नियम भी कहते हैं।
और मेंडल ने सिद्ध करने के लिए 2 प्रयोग किए थे, एक तो छोटे मटर और बड़ी मटर को लेकर, जिसमें मटर के दाने उन्होंने बोए थे बार बार, और सफ़ेद चूहे और काले चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया था, जैसे पूँछ काट कर वो देखते थे। और उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर परिणाम ज्ञात होते हैं कि मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था कि निषेचन के समय जिस भी पक्ष यानी माता पिता के गुण अधिक जागृत होते हैं, संतान में उसी पक्ष के लक्षण हमें नजर आते हैं। कहने का मतलब जब भी हमारा निषेचन होता है तो उस समय जिस माता, चाहे माता के हो चाहे पिता को, जिनके ज़्यादा प्रबल होंगे ना गुण, उनके ज़्यादा उसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आ रही है वो है आपका बीज कोश का सिद्धांत, या फिर इसको हम जनन का सिद्धांत भी कहते हैं यहाँ पर। तो इस सिद्धांत का नाम, इसको देने वाले कौन थे? वीजमैन थे। इन्होंने प्रत्येक संतान के निर्माण में 2 प्रकार के कोश बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। भाई देह कोश होते हैं, देह का निर्माण कार्य करने वाले, और उत्पादक कोश होते हैं यानी लिंग निर्धारण का जो कार्य करते हैं। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संतान में लिंग निर्धारण कार्य पिता के पक्ष से होता है, क्योंकि पिता में कौन से गुण होते हैं बच्चे? एक्स वाई दोनों प्रकार के होते हैं, माता में केवल एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो अगर तो एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की का जन्म होता है, अगर एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का यहाँ पर पैदा होता है। याद रखना, एक्स वाई बॉय में होता है और एक्स एक्स आपका गर्ल्स में होता है। यानी जब लड़की पैदा होती है तो उसमें एक्स एक्स होता है, और जब लड़का पैदा होता है उसमें एक्स वाई होता है। और इसका निर्धारण भी कौन करते हैं? तो इसका निर्धारण भी पिता के द्वारा ही किया जाता है कि लड़का होने वाला या फिर लड़की। कोसते हम लड़की को ही है ना, लेकिन ये बात गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? क्योंकि गुणसूत्र तो आपके पिता से मिलते हैं, अगर वाई मिल गया तो लड़का होगा और एक्स मिल गया तो फिर लड़की होगी। ये सारी बात थी आपकी हेरिडिटी को लेकर कि हेरिडिटी में सिद्धांत क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर रहती है उसका विकास कैसे कैसे होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर 1-2 जो परिभाषा बनाई गई है। एनास्टी के अनुसार क्या बोलता है? वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन यानी लिंग के अतिरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करती है। अगला है वॉरिंग के अनुसार वातावरण उन समस्त उत्तेजनाओं का योग है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहण करता है। वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाहरी। आंतरिक आपको समझ आ गया कि शिशु के माँ के गर्भ को प्रभावित करता है, उसको हम आंतरिक बोलते हैं, यानी अंदर पेट के अंदर। और बाहरी क्या होता है? जो जन्म हो जाता है उसके बाद वो बाहर जो देखता है वही उसका क्या कहलाता है? बाहरी वातावरण कहलाता है। यहाँ देखिए आगे क्या बोलता है? वातावरण का बुद्धि और व्यक्तिगत प्रभाव सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कैंडल, जो आपके कैंडल थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर ये फ्रांस के थे, ये 552 विद्वानों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और मोडार्ड ने नाविक और बंजर जाति के बच्चों पर प्रयोग किया था। फ्रीमेन ने अनाथालय के वातावरण में बच्चों को रखकर प्रयोग किया था और सिद्ध किया था कि वातावरण के आधार पर ही बुद्धि और जो यानी कि इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनैलिटी होती है वो परिवर्तन किया जा सकता है। और वॉटसन तो ये बात यहाँ तक कह देते हैं कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे वातावरण के आधार पर जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। चाहे मैं उसे गुंडा बनाऊँ, चाहे मैं उसे एक अध्यापक बनाऊँ, चाहे मैं उसे एक शिष्ट व्यक्ति बनाऊँ, चाहे मैं उसे चोर बनाऊँ, डाकू बनाऊँ। ये चीज़ कौन कहते हैं? यहाँ पर वॉटसन यहाँ पर कहते हैं। अगर देखो बच्चे पोषण की बात करते हैं, यहाँ पर पोषण से मतलब क्या होता है कि एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन देता है, प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, खनिज देता है, इन सब की पूर्ति करता है। यानी ये क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। जिस प्रकार बाल विकास में वंशक्रम की भूमिका होती है उसी प्रकार पोषण भी अपना विशेष महत्व यहाँ पर रखता है। बालक को जब अच्छा पोषण दिया जाता है तो उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, वो उसके विकास की गति तेज हो जाती है। यदि पोषण का अभाव रहता है तो उसके विकास की गति कैसे हो जाएगी? यहाँ पर तो धीमी हो जाएगी। यानी पोषण भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास में सहायक होता है, इसमें अनवरत विकास में सहायक होता है। ये विकास की गति कैसे होती है? तेज करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर पोषण अच्छा है तो रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें रहेगी, रोग के संक्रमण से उसको बचाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर सिद्ध की गई है। आगे देखो, अगर कुपोषण की बात करें यहाँ पर तो सन 1955 में वाटरलू में अफ्रीका और भारत के बच्चों के विकास में कुपोषण का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला गया था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। यदि बालक उचित रूप से विकास नहीं कर पा रहा तो समझना चाहिए कि वह कुपोषण का शिकार हो रहा है। जैसे अपर्याप्त भोजन है, मतलब पूरा भोजन उसको मिल पा रहा है, खराब भोजन है, आहार में पोषण तत्वों की कमी है, या फिर आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, भोजन संबंधी गलत आते हैं, या फिर आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी है, या फिर अस्वास्थ्यकर वातावरण है, अत्यधिक काम करता है लेकिन भोजन नहीं मिलता है, और परिवार की परिस्थितियाँ तो डिपेंड करती हैं। यानी कि इन परिस्थितियों के अनुसार बालक में कुपोषण पैदा होता है और विकास उसका रुक जाता है। वर्तमान में अगर विश्व स्तर पर देखें तो कुपोषण को दूर करने के लिए कई प्रयास यहाँ पर जारी किए गए हैं। ठीक है, तो कुछ बात हमने यहाँ पर की कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं अगर विकास की, तो विकास के ऊपर भी बहुत इसका इफेक्ट रहता है वातावरण और हेरिडिटी का। अगले यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए
माता पिता के माध्यम से दादा परदादी इत्यादि पूर्वजों के गुणों का संतान में संक्रमित होना वंशक्रम है। ये किसने कहा था बच्चे? तो याद रखिएगा, ये आपका पीटरसन ने कहा था। जन्म से ही बालक के शरीर के अंगों का छोटा या बड़ा होना वंशक्रम की विशेषता है। ये असाधारण है, संरचनात्मक है, या फिर क्रियात्मक है, या फिर मानसिक है। तो आपका क्या आएगा? संरचनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बालक के जन्म से ही किसी बीमारी का होना या अधिक अंगों का आना वंशक्रम की विशेषता कौन सी आएगी? मानसिक आएगी, क्रियात्मक आएगी, स्वास्थ्य आएगी, असाधारण। तो यहाँ पर असाधारण आ जाएगी। अगला देखो, बौद्धिक क्षमता तथा कमजोर स्वास्थ्य लक्षण क्या कहलाता है? यहाँ पर संरचनात्मक है, क्रियात्मक है, मानसिक, या फिर दोनों है। तो यहाँ पर आएगा ब और सो, यानी कि बी और सी आपका दोनों। अगला देखो क्या कहता है यहाँ पर, सॉरी बी और सी नहीं आएगा इसमें, एक मिनट, इसका केवल ये क्या आएगा? क्रियात्मक, यानी कि आपका अगर बौद्धिक क्षमता उसकी कमज़ोर है या फिर उसका स्वास्थ्य लक्षण कमज़ोर है तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यकार के बेटे में जन्म से ही साहित्य संबंधी लक्षणों का पाया जाना, ये हेरिडिटी की कौन सी विशेषता है? मानसिक है, असाधारण है, या गॉड गिफ्ट है, या फिर प्रतिभाशाली? थी आपका मानसिक आ जाएगी, यानी मानसिक रूप से वो उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। आगे देखिए, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम सिद्ध करने के लिए लेमार्क ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने लेमार्क ने जो किया था वो जिराफ की गर्दन के ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखो क्या कहता है यहाँ पर, बुद्धि और अस्तित्व पर वातावरण का प्रभाव सिद्ध करने के लिए गार्डन या गोडार्ड, गार्डन तो नहीं हो सकता लेकिन गोडार्ड यहाँ पर नाम आपने ध्यान रखना है। कई बार गार्डन लिख देते हैं इनकी जगह। ने प्रयोग किया था किसके ऊपर? बंजर जाति के बच्चों पर, विद्वानों पर, अनाथालयों पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। याद रखिए, बंजर जाति के बच्चों पर अभी हमने पढ़ा के ऊपर प्रयोग किया था। आगे देखिए, उत्पादक सूत्रों के निरंतरता का नियम किसने दिया था? यानी जो हमारे प्रोडक्टिव जो हमारे मेथड्स रहते हैं उसके ऊपर निरंतरता यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत किसने बनाया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर आ जाएगा गार्टन ने बनाया था। आगे देखिए, प्रत्येक संतान में माता पक्ष से लक्षण कितने आते हैं? लगभग कितने परसेंट यहाँ पर आते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं तो 50% यहाँ पर आते हैं। 50% माता से आते हैं, 50% आपके पिता से आते हैं। आगे देखिए, संतानों के लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? माता करती है, या पिता करते हैं, या फिर दोनों करते हैं? तो याद रखिए, यहाँ पर आपका पिता पक्ष से होता है लिंग का निर्धारण, की लड़का होने वाला या फिर लड़की होने वाली है। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर, कि एक ही माता पिता की दो संतानों में से एक में माता के तथा एक में पिता के लक्षणों का अधिक नजर आना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका प्रत्यागमन कहलाता है बच्चे, क्योंकि आ सकता है माता जिनका ज़्यादा प्रबल होगा वो यहाँ पर आएगा। तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक संतान में गुणों का निर्धारण करने में कितने प्रकार के गुणसूत्रों की भूमिका होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ही रहता है। यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और आपके वाई। ठीक है, आगे देखिए, गौर वर्ण माता पिता की संतान का गहरा काला रंग होना किसकी देन होती है? तो ये आपकी यानी सुप्त गुणसूत्र जो होते हैं उनकी देन होती है। वातावरण व वस्तु जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करता है, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? तो ये क्या कहलाता है आपका? तो एनास्टी ने इसको बनाया था कि एनास्टी कहते हैं कि वातावरण व वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करता है। ये डेफिनेशन किसने बनाई थी? आपकी एनास्टी ने बनाई थी। आगे देखो, वातावरण के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है लंबाई में, पर्सनैलिटी में, वजन में, या फिर लिंग में। यानी यहाँ पर लिंग में कोई चेंज नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का इसके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला देखो, पूर्णतः वंश क्रम पर आधारित होता है लंबाई, संस्कार, लिंग या आयु। तो कौन सा होगा? जो हेरिडिटी पर पूरी तरह से डिपेंड होता है वो होता है आपका लिंग। वातावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक अंदर और एक बाहर। आंतरिक माँ के गर्भ में होता है, बाहर ही आपको पता ही है, जितना भी हम कुछ देखते हैं वो सारा क्या होता है आपका बाहर ही होता है। आगे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18, वे समस्त परिस्थितियाँ जो नवजात शिशु को माँ के गर्भ में प्रभावित करती है वो कैसा प्रभाव है? आंतरिक है, या प्रपोषण है माँ का स्वास्थ्य, या फिर आपका बाह्य स्वास्थ्य? तो याद रखिएगा, ये आंतरिक वातावरण यहाँ पर इफेक्ट उसको डालता है। एक संपन्न परिवार का बालक विद्यालय में अनुशासनहीनता करता है, ये किसका प्रभाव है? तो याद रखिएगा, ये उसकी आर्थिकता का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, एक बालक जिसके पिता नहीं है वह होटल पर कार्य करके विद्यालय देरी से आता है तथा विद्यालय से जल्दी प्लान कर जाता है, बालक के इस व्यवहार का क्या कारण है? पारिवारिक वातावरण है, या फिर सामाजिक वातावरण, या फिर शारीरिक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर उसकी परिवार की कंडीशन ऐसी है कि वो उसे काम करना पड़ता है ना, विद्यालय से जल्दी घर आना पड़ता है। अगला देखो, तो मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, भिखारी या अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसने कहा था? तो ये वॉटसन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये बनाई गई थी। ठीक है, और लगभग हमने 21 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए बच्चों। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर थोड़े थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर लड़की पैदा होती है तो उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं, लड़का पैदा होता है तो कौन से होते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कौन सा? अभिवृद्धि और विकास वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन, चाहे आपका HP टेट है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम होगा, वो यहाँ पर हम रखेंगे। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि कौन सा क्या यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसके
देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।